बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में किशन नाम का मछुआरा अपनी पत्नी विमला के साथ रहता था। किशन बहुत गरीब था। उनकी गरीबी का हाल ये था कि जिस दिन किशन के जाल में कोई मछली नहीं फंसती, उस दिन उनके घर खाना तक नहीं बन पाता था। किशन रोज मछली पकड़ने पास के तालाब में जाया करता था ताकि उन्हें बेचकर अपनी जिंदगी गुजार सके। ओह, आज भी कोई मछली हाथ नहीं लगी। अब घर जाकर विमला को क्या जवाब दूंगा? लगता है आज भी भूखे पेट ही सोना पड़ेगा। किशन बहुत दुखी था। तभी उसने एक चिड़िया की आवाज सुनी। ओह, ये आवाज किसकी है? किशन ने तुरंत आवाज का पीछा किया और देखा कि तालाब के किनारे एक घायल हंस दर्द से कराह रहा है। पर ये हंस और हंसों की तरह सफेद नहीं, बल्कि सुनहरे रंग का था। किशन तुरंत उस सुनहरे हंस के पास गया। ओह, ये कैसा हंस है? ऐसा सुनहरा हंस तो मैंने आज तक नहीं देखा। कितना प्यारा है, पर लगता है ये घायल है। मुझे इसकी मदद करनी चाहिए। सुनहरे हंस को घायल देखकर किशन को उस पर दया आ गई और वो उसे अपने साथ अपने घर ले आया और उसकी बहुत अच्छे से देखभाल की। देखते ही देखते कुछ ही दिनों में हंस बिल्कुल ठीक हो गया। और फिर एक दिन जब किशन हंस को खाना खिला रहा था, तो उसने जो देखा वो कभी सोचा नहीं था। अब तुम बिल्कुल ठीक हो गए और मैं इस बात से बहुत खुश हूँ। अब तुम पास ही रहना हमेशा के लिए। हाँ बिल्कुल, और मैं भी बहुत खुश हूँ तुम्हारी सेवा से। तुम बोल कैसे सकते हो? मैं बोल भी सकता हूँ और बात भी कर सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई साधारण चिड़िया नहीं, बल्कि एक जादुई चिड़िया हूँ। जादुई चिड़िया? पर तुम यहाँ कैसे आए? मैं इधर से गुजर रहा था, तभी एक शिकारी ने मुझे पकड़ने के लिए तीर चला दिया और मैं घायल होकर गिर पड़ा। किसी तरह उस शिकारी से अपनी जान बचाई। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। हाँ, अगर तुम सही समय पर नहीं आते तो पता नहीं क्या होता। तुमने मेरी जान बचाई है और मेरी बिना किसी स्वार्थ के इतनी सेवा की, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ। सुनहरे हंस ने उसे अपना एक पंख निकाल कर दिया और जैसे ही किशन ने पंख को हाथ में लिया, वो सोने का बन गया। ये तो सोने का पंख है। तुमने ये कैसे किया? मैंने बताया ना, मैं एक जादुई चिड़िया हूँ, और क्योंकि तुमने मेरे ऊपर इतना बड़ा एहसान किया है, इसलिए मैं हर हफ्ते तुम्हें अपना एक पंख दूंगा, जिससे तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और फिर कभी तुम्हें भूखा नहीं सोना पड़ेगा। क्या? सच में? हाँ, पर मेरी एक शर्त है। कैसी शर्त? यही कि मैं तुम्हें एक हफ्ते में एक ही पंख दूंगा। मुझसे कभी भी एक से ज्यादा पंख नहीं मांगना। नहीं, तुम जैसा चाहो वैसा ही होगा। आखिर तुम हमारी इतनी मदद कर रहे हो। किशन सोने के पंख पाकर बहुत खुश था और उसे लेकर सीधा अपनी पत्नी विमला के पास गया। अरे सुनती हो? ये देखो, सोने का पंख। क्या? सोने का पंख? ये कहाँ मिला? जिस घायल सुनहरे हंस को मैं लेकर आया था, वो कोई मामूली हंस नहीं, बल्कि एक जादुई हंस है। उसी ने ये दिया, और यही नहीं, उसने कहा है कि हर हफ्ते वो मुझे ऐसा ही एक पंख देगा। क्या सच में? फिर तो हमारे सारे दुख दूर हो जाएंगे। अब जल्दी जाओ और इस सोने के पंख को शहर में बेचकर पैसे ले आओ। आज तो घर में पकवान बनेंगे, पकवान। हाँ, मैं अभी जाता हूँ। किशन सोने के पंख को शहर में बेचकर पैसे ले आया और फिर धीरे धीरे उनके अच्छे दिन शुरू हो गए। सुनहरा हंस उसे हर हफ्ते एक पंख देता और फिर किशन उन्हें बेचकर अपनी जरूरतें पूरी करता। देखते ही देखते किशन के पास रहने के लिए नया घर, पहनने के नए नए कपड़े, खाने के लिए एक से एक चीजें और ढेर सारा धन और गहने थे। अब वो अमीर हो चुका था, सब उस जादुई चिड़िया की वजह से। इसलिए किशन उस हंस का भी बहुत ख्याल रखता था। वो अब उसके परिवार का एक सदस्य बन चुका था। अचानक से सब कुछ पाकर विमला के मन में लालच आ चुका था। उसने मन ही मन ये योजना बनाई। एक पंख से क्या होगा? मुझे तो उस हंस के सारे पंख एक बार में चाहिए, फिर कभी कोई दुख नहीं होगा।
अगर मैं किसी तरह इस जादुई हंस को पकड़कर इसके सारे पंख निकाल लूं, तो हमारे पास सोना ही सोना होगा। विमला अपनी योजना को पूरी करने के लिए मौका देखने लगी। फिर एक दिन जब किशन मछली पकड़ने तालाब में गया और घर में बस विमला और सुनहरा हंस था, तब विमला को मौका मिल गया। आज सही मौका है। विमला चुपके से सोते हुए हंस के पास गई और उसे पकड़ लिया। आखिर आज तुम मेरे हाथ लग ही गए। आज मैं तुम्हारे सारे पंख एक साथ ले लूंगी। नहीं, रुको, ऐसा मत करो, छोड़ दो मुझे। छोड़ कैसे दूं? इतनी मुश्किल से हाथ आए हो। विमला को अपने लालच के आगे कुछ नजर नहीं आ रहा था। उसे तो बस किसी भी हालत में हंस के सारे पंख चाहिए थे। पर वो भूल चुकी थी कि ये सुनहरा हंस कोई मामूली चिड़िया नहीं, बल्कि एक जादुई चिड़िया है। हंस को विमला के इस हरकत से बहुत गुस्सा आया। ये कैसे हुआ? जादुई हंस ने अपने जादू से अपना आकार इतना बड़ा कर लिया कि वो विमला के पकड़ से छूट गया और विमला को उठाकर आसमान में ले गया। नहीं, छोड़ो मुझे नीचे उतारो, माफ कर दो। विमला के माफी मांगने पर हंस ने उसे नीचे तो उतार दिया, पर उसका गुस्सा अब भी कम नहीं हुआ था। मूर्ख औरत, तुमसे बड़ा लालची मैंने आज तक नहीं देखा। मैंने तुम्हारी इतनी मदद की और तुम मुझे ही मारना चाहती हो? तुम गरीब ही ठीक थी। मेरे जाते ही जो चीजें मेरे सुनहरे पंख से तुम्हें मिली हैं, वो सब गायब हो जाएंगी। यही तुम्हारी सजा है। नहीं, रुको, मुझे माफ कर दो। हंस ने विमला की एक न सुनी और वहां से चला गया। और जैसा कि उसने कहा था, उसके जाते ही किशन का घर, उनके कपड़े, गहने और सब कुछ गायब हो गया। और विमला ये सब देखती रही, क्योंकि अब वो कुछ भी नहीं कर सकती थी। हाय, मेरा घर, मेरे गहने, मेरे पैसे, कोई रोको इन्हें गायब होने से। विमला रोती और पछताती रही, पर उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। थोड़ी देर में किशन वापस आया और सब कुछ गायब देखकर दंग रह गया। ये कैसे हुआ? किसने किया? ये सब मेरी लालच का नतीजा है। मतलब? विमला ने किशन को सारी बात बताई। देखा, तुम्हारे लालच ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। मुझे माफ कर दो। उस दिन के बाद किशन और विमला रोज तालाब में उस जादुई हंस को खोजने जाते, पर वो उन्हें कभी नहीं मिला। विजयनगर एक बहुत ही समृद्ध राज्य था, जहां लोग हंसी खुशी रहते थे। विजयनगर के राज्य का बगीचा इतना खूबसूरत था कि आसपास के राज्यों में भी उसकी चर्चा होती थी। वहां तरह तरह के पेड़, पौधे और फूल थे और इसीलिए वहां विभिन्न प्रकार के पक्षी आते थे। विजयनगर के राजकुमार का नाम रणविजय सिंह था, जिसे शिकार का बहुत शौक था। वह हर महीने अपनी धनुष और तीर लेकर बगीचे में चिड़ियों का शिकार करने पहुंच जाता। वहां के हरे भरे बगीचे में बिछी शांति और सुंदरता के बीच वह शिकार की तलाश में घूमा करता। जैसे ही कोई चिड़िया उसके निशाने में आती, वह अपने तीर से उसे शिकार कर लेता। ओह, चूक गया। लगता है आज का दिन ही खराब है। एक भी निशाना सही नहीं लग रहा। जैसे जैसे दिन बीतते गए, राजकुमार के शिकार का शौक बढ़ता गया, जिससे बगीचे की चिड़ियां बहुत डरने लगीं और धीरे धीरे बगीचे में चिड़ियों का आना कम हो गया। आजकल कोई चिड़िया बगीचे में दिखती ही नहीं। आखिर बात क्या है? राजकुमार, मुझे तो लगता है बगीचे में आने वाली सारी चिड़ियां आपके निशाने से डर गई हैं। हा हा हा, सही कहा। आखिर मेरा निशाना है ही इतना अचूक। पर अगर बगीचे में कोई चिड़िया नहीं मिली, तो आप शिकार किसका करेंगे? आज नहीं मिली तो क्या हुआ, मैं कल फिर आऊंगा। कभी न कभी तो मिलेगी। चलो यहाँ से। राजकुमार फिर अगले दिन शिकार करने बगीचे में पहुंचा। बहुत देर इंतजार करने के बाद भी उसे कोई चिड़िया नहीं दिखी। इंतजार करते करते राजकुमार की आंख लग गई और कुछ देर बाद राजकुमार को कुछ आवाज सुनाई दी, जिससे उसकी नींद टूट गई। ये कैसी आवाज है? ऐसा लगता है जैसे किसी की पायल की आवाज हो। राजकुमार उस पायल की आवाज का पीछा करते हुए बगीचे में आगे बढ़ा और कुछ दूर जाने के बाद उसने बगीचे में एक लड़की को देखा, जो बगीचे से फूल तोड़ रही थी। राजकुमार तुरंत उस लड़की के पास गया। रुको, कौन हो तुम? और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे बगीचे में आकर बिना इजाजत के फूल तोड़ो? क्षमा करें राजकुमार,
पर ये फूल इतने अच्छे हैं कि मैं अपने आप को रोक ही नहीं पाई। पर क्या तुम्हें पता है कि इसके लिए तुम्हें प्राण दंड भी मिल सकता है? नहीं नहीं राजकुमार, मुझे माफ कर दीजिए। वो लड़की जैसे ही माफी मांगने के लिए राजकुमार की तरफ मुड़ी, राजकुमार के होश उड़ गए। वह लड़की परी से भी ज्यादा खूबसूरत थी और राजकुमार उसकी सुंदरता को देखता ही रह गया। कौन हो तुम? तुम्हारी जैसी सुंदर लड़की मैंने अपने जीवन में कभी नहीं देखी। मैं आपके पड़ोसी राज्य की राजकुमारी हूँ। मेरा नाम पद्मा है। मैं इस राज्य का राजकुमार रणविजय सिंह हूँ। आज से तुम इस बगीचे में कभी भी आ सकती हो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद राजकुमार। उसके बाद राजकुमारी पद्मा हर दिन उस बगीचे में आने लगी और राजकुमार रणविजय रोज उससे मिलने लगा। धीरे धीरे दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। राजकुमारी, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ। हाँ तो कहो, इसमें पूछने वाली कौन सी बात है? आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। अगर आपको मंजूर हो तो। आप भी मुझे बहुत पसंद हैं राजकुमार। मैं भी आपसे शादी करना चाहती हूँ, पर शादी के लिए मेरी 2 शर्तें हैं। अगर आप मेरी शर्तें मानेंगे तभी मैं आपसे शादी कर सकती हूँ। आप अपनी शर्तें बताइए, मैं उन्हें जरूर पूरा करूँगा। ठीक है, मेरी पहली शर्त है कि आप आगे से कभी किसी चिड़िया का शिकार नहीं करेंगे, और दूसरी शर्त ये है कि चाहे मैं कुछ भी करूं, आप मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे या उसके बारे में जानने की कोशिश नहीं करेंगे, और जिस दिन आपने ऐसा किया मैं हमेशा के लिए चली जाऊंगी। मुझे मंजूर है, जैसा तुम चाहो। उसके बाद राजकुमार रणविजय और राजकुमारी पद्मा ने शादी कर ली। राजकुमार ने चिड़ियों का शिकार करना बंद कर दिया और शाही बगीचा फिर से चिड़ियों की चहचहाहट से गूंजने लगा। लेकिन राजकुमारी पद्मा की दूसरी शर्त राजकुमार को अंदर ही अंदर सताने लगी, क्योंकि हर रात राजकुमारी पद्मा महल से बाहर चली जाती थी, पर शर्त के अनुसार राजकुमार उससे कुछ पूछ नहीं पाते थे। आखिर पद्मा रोज रात को जाती कहाँ है? मैं चाहकर भी पूछ नहीं सकता, पर आज रात मैं उसका पीछा जरूर करूंगा। चुपके से जाने से उसे पता भी नहीं चलेगा। उस रात राजकुमार चुपके से राजकुमारी का पीछा करने लगा और पीछा करते करते बगीचे में पहुंच गया। पर कुछ दूर जाने के बाद अचानक से राजकुमारी गायब हो गई। ओह, ये क्या हुआ? पद्मा कहाँ गई? ये मैंने क्या कर दिया? मैंने शर्त तोड़ दी। पद्मा, पद्मा, मुझे माफ कर दो, वापस आ जाओ। मैं दोबारा ऐसा नहीं करूंगा। राजकुमारी पद्मा के गायब होने से राजकुमार रणविजय व्याकुल हो गया। उसने राजकुमारी को बहुत ढूंढा, पर वह कहीं नहीं मिली। अब उसका किसी चीज में मन नहीं लगता था। उसने खुद को महल के कमरे में कैद कर लिया। न किसी से बात करता था, न ही किसी से मिलता था। राजकुमार की दशा देखकर सब परेशान थे। फिर एक दिन महल के दरवाजे पर एक बोलता हुआ तोता आया। वह महल के अंदर घुसने की कोशिश कर ही रहा था, तभी सिपाहियों ने उसे रोक लिया। रुको, महल के अंदर जाने की इजाजत नहीं है। मुझे राजकुमार रणविजय से मिलना है। वो किसी से नहीं मिलते। जो भी काम हो मुझे बताओ। नहीं, मुझे जो बताना है वो मैं राजकुमार को ही बताऊंगा। ये ऐसे नहीं मानेगा, इसे पिंजरे में बंद कर दो। सिपाही ने तोते को पकड़कर पिंजरे में बंद कर दिया और राजमहल के अंदर रख दिया। तोता मायूस होकर पिंजरे में कैद रहकर दिन काटने लगा। तभी एक दिन जब एक सिपाही तोते को खाना देने आया और पिंजरे का दरवाजा खोला, तोते ने उसके हाथ पर अपनी नुकीली चोंच से हमला कर दिया और पिंजरे से भाग गया। वह उड़ते हुए सीधे राजकुमार के कमरे में पहुंचा, जहां राजकुमार दुखी होकर बैठा था। राजकुमार रणविजय, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी। चले जाओ, वरना अंजाम बहुत बुरा होगा। एक बार मेरी बात तो सुनिए। मूर्ख तोते, मैंने अपनी पत्नी से चिड़ियों का शिकार न करने का वचन दिया, इसलिए तुम अब तक जिंदा हो। चले जाओ यहाँ से। मुझे राजकुमारी पद्मा के बारे में आपसे बात करनी है। आपकी पत्नी पद्मा। पद्मा का नाम सुनते ही राजकुमार होश में आ गया। क्या पद्मा? क्या जानते हो उसके बारे में? मुझे जल्दी बताओ। राजकुमारी पद्मा मेरी बहन है। बहन? पर तुम तो एक तोते हो। हाँ राजकुमार, पर हम हमेशा से तोते नहीं थे। हम पड़ोसी देश के राजकुमार और राजकुमारी हैं, पर एक ऋषिमुनि के शाप के कारण हमें तोता बन गए। शाप मिलने पर हमने ऋषिमुनि से बहुत माफी मांगी, तब दया करके उन्होंने मेरी बहन को दिन में इच्छाधारी होने का वरदान दिया। इसलिए तो राजकुमारी हर रात महल से चली जाती थी, क्योंकि दिन में तो वह इंसान का रूप ले सकती है, लेकिन चांद निकलते ही वह तोता बन जाती है। और तुम? इच्छाधारी बनने का वरदान हमसे एक को ही मिल सकता था, इसलिए मैंने वो वरदान पद्मा को देने को कहा। कहाँ है पद्मा? पद्मा को जंगल के डायन ने कैद कर रखा है। आज अमावस्या की रात है। अगर आज आप उसे नहीं बचा पाए तो वह हमेशा के लिए तोता बनकर रह जाएगी, और मैं भी
क्योंकि वृषि मुनि के शाप के अनुसार अगर अमावस्या की रात को हम दोनों एक साथ आपके बगीचे के तालाब में नहाएंगे तभी हम शाप मुक्त हो पाएंगे। लेकिन वह खतरनाक डायन आज मेरी बहन की बलि देना चाहती है। चलो, मैं बचाऊंगा राजकुमारी को डायन से। ले चलो मुझे। राजकुमार रणविजय तोते के साथ अपना तीर धनुष लेकर घोड़े पर सवार हो गया और जंगल में उस स्थान पर गया जहां डायन पद्मा की बलि देने की तैयारी कर रही थी। आज मैं इस इच्छाधारी तोते की बलि देने के बाद दुनिया की सबसे शक्तिशाली डायन बन जाऊंगी। आपको जल्दी कुछ करना होगा राजकुमार। चिंता मत करो, मैं राजकुमारी को कुछ नहीं होने दूंगा। राजकुमार ने तुरंत अपना धनुष निकाला और तीर चलाया, जो सीधे डायन के सामने जल रही आग में लग गया, जिससे चारों ओर धुआं फैल गया। राजकुमार ने तुरंत धुएं का फायदा उठाकर पिंजरे को वहां से उठा लिया और राजकुमारी को बचा लिया। जिसने भी ये किया है उसे मैं छोड़ूंगी नहीं। राजकुमार रणविजय ने तोता बनी राजकुमारी और उसके भाई तोते को अपने बगीचे में ले आया, जहां दोनों ने तालाब में डुबकी लगाई और उनका शाप टूट गया। इसके बाद दोनों इंसान बन गए। धन्यवाद राजकुमार, आपकी वजह से हम शाप मुक्त हो पाए, वरना पता नहीं क्या होता। ये तो मेरा फर्ज था, आखिर तुम मेरी पत्नी हो। उसके बाद राजकुमारी पद्मा और राजकुमार रणविजय खुशी खुशी रहने लगे और राजकुमारी का भाई अपने घर लौट गया। एक बार की बात है, जंगल में कुकड़ू नाम की एक मुर्गी अपने दो छोटे छोटे चूजे चीकू और मीकू के साथ एक पेड़ के नीचे एक घोंसले में रहती थी। कुकड़ू अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी और जब भी मौका मिलता वो उनके साथ खेला करती थी। मम्मी, आज हम क्या करने वाले हैं? बच्चों, आज हम पेंटिंग करेंगे, तो बताओ कौन पहले पेंटिंग करेगा? मैं करूँगा पहले। ठीक है, चीकू तुम जाकर वहाँ सामने खड़े हो जाओ। मीकू आज तुम्हारी पेंटिंग करेगा। ठीक है, पर जल्दी पेंटिंग बनाना, फिर मुझे भी पेंटिंग बनानी है। मीकू पेंटिंग बनाने में मग्न था। तभी एक नेवला वहां दौड़ता हुआ आता है और मीकू से टकरा जाता है, जिससे दोनों वहीं गिर जाते हैं और वहां रखा सारा रंग उनके ऊपर गिर जाता है। चीकू और मीकू रंग बिरंगे नेवले को देखकर हंसने लगते हैं। हाँ, आप तो रंग बिरंगे हो गए। अपने चूजों को नेवले पर हंसता देख मुर्गी डर गई कि कहीं नेवला चूजों पर हमला न कर दे। यह सोचकर मुर्गी ने तुरंत नेवले से माफी मांगी। नहीं बच्चों, हंसना बंद करो। नेवला भाई, इन्हें माफ कर देना, बच्चे हैं, इनसे गलती हो गई। कोई बात नहीं, बच्चे ही तो हैं। मैं तालाब में जाकर रंग साफ कर लूंगा। वैसे बच्चों, मुझ पर हंसने से पहले अपना हाल भी तो देख लो, तुम सब भी रंग बिरंगे हो गए हो। ठीक है बच्चों, अब मैं चलता हूँ, रंग भी तो साफ करने हैं। नेवला अंकल, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। मुझे भी। मैं यहीं पास के पेड़ के नीचे एक बिल में रहता हूँ। जब भी खेलने का मन करे आ जाना। ओके अंकल, हम जरूर आएंगे। बाय बाय। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए और एक दिन जब चीकू और मीकू खेल रहे थे, उनकी माँ ने उन्हें आवाज लगाई। चीकू, मीकू, जल्दी से यहाँ आओ। चीकू और मीकू तुरंत अपने घोंसले में गए, जहाँ 2 अंडे रखे हुए थे। बच्चों, ये देखो, जब ये अंडे फूटेंगे तो इसमें से तुम्हारे भाई या बहन बाहर आएंगे। तब तक तुम इनका ख्याल रखना। वाह, हमारे भाई बहन, फिर तो हम उनके साथ खूब खेलेंगे और उसका अच्छे से ख्याल रखेंगे। बहुत अच्छे। अब मैं बाहर जा रही हूँ तुम लोगों के लिए खाने का इंतजाम करने। तब तक तुम लोग अंडों का ध्यान रखना, इन्हें यहाँ छोड़कर कहीं मत जाना। ओके मम्मी। अपने चूजों को अंडों के पास छोड़कर उनकी माँ जंगल की तरफ चली गई। चीकू और मीकू अंडों के पास बैठ गए ताकि वे अंडों का ख्याल रख सकें। मीकू, सोचो, जब इन अंडों से हमारे भाई बहन बाहर आएंगे तो हम 4 भाई बहन हो जाएंगे। हाँ, मुझे तो सोचकर ही अच्छा लग रहा है। फिर हम चारों मिलकर खेलेंगे, खाएंगे और घूमने भी जाएंगे। चीकू और मीकू बहुत खुश थे। तभी उन्हें एक आवाज सुनाई दी। जब दोनों ने पलटकर देखा तो उनकी नजर एक बड़े से सांप पर पड़ी, जो उनके घर की तरफ आ रहा था। चीकू और मीकू सांप को देखकर डर गए। मीकू, अब हम क्या करें? ये सांप तो हमारी तरफ ही आ रहा है। अगर ये सांप यहाँ पहुँच गया तो अंडों को खा जाएगा। हम चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। हमें जल्दी कुछ सोचना पड़ेगा। चीकू और मीकू घबराए हुए थे और इधर सांप की नजर उनके घोंसले पर पड़ गई। सांप घोंसला देखकर खुश हो गया। ये तो किसी चिड़िया का घोंसला लगता है। यहाँ तो खाना खाने के लिए जरूर अंडे मिलेंगे। अंडे खाने के लालच में सांप तेजी से घोंसले की तरफ जाने लगा। इधर घोंसले में चीकू और मीकू अंडों को सांप से बचाने की तरकीब सोचने लगे।
तभी चीकू की नजर वहां रखे रंगों पर पड़ी जिससे वे पेंटिंग करते थे और उसके दिमाग में एक आइडिया आया। मीकू, मेरे पास एक आइडिया है। जल्दी से अंडों को रंग दो ताकि सांप अंडे को पहचान ही न पाए। सही कहा, शायद ये तरकीब काम कर जाए। चीकू और मीकू जल्दी से अंडों को रंग देते हैं और खुद पेड़ के पीछे छिप जाते हैं। सांप तेजी से चलता हुआ घोंसले के पास आता है और वहां रखे रंग बिरंगे अंडों को देखता है। खोदा पहाड़ और निकले पत्थर, यहाँ तो एक भी अंडा नहीं है। ये पत्थर मेरे किस काम के? चूजों की तरकीब काम कर गई। सांप को लगा कि घोंसले में अंडे नहीं बल्कि पत्थर रखे हैं। मायूस होकर सांप वहां से वापस जाने ही वाला था, तभी अचानक से बारिश शुरू हो गई और जैसे ही बारिश का पानी रंगे हुए अंडों पर पड़ा, उनके रंग छूटने लगे, जिस पर सांप की नजर पड़ी। अच्छा, मुझसे होशियारी। अब तो इन अंडों को मेरे पेट में जाने से रोक नहीं सकता। सांप फिर से अंडों की तरफ जाता है। चीकू और मीकू घबरा गए क्योंकि अब सांप को पता चल चुका था कि घोंसले में पत्थर नहीं बल्कि अंडे हैं। मीकू, अब हम क्या करें? कुछ तो करना होगा और वो भी जल्दी, वरना ये सांप अंडे खा जाएगा। मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन उसमें बहुत खतरा है। हमें किसी भी तरह सांप का ध्यान भटकाकर उसे यहाँ से दूर ले जाना होगा। पर हम ये करेंगे कैसे? हमें सांप के सामने आना होगा। जैसे ही वो हमें देखेगा, वो हमारे पीछे जरूर आएगा। फिर हमें जी जान लगाकर दौड़ना है। कम से कम अंडे तो बच जाएंगे। चीकू और मीकू ने फैसला कर लिया था कि वो किसी भी तरह अंडों को जरूर बचाएंगे। इसलिए उन्होंने बिना खतरे की चिंता किए सांप के सामने आ गए और उसे आवाज देने लगे। क्या हुआ सांप अंकल? अंडे के पीछे क्यों पड़े हो जब तुम्हारे सामने दो दो हट्टे कट्टे चूजे हैं? क्या? चूजे? सही कहा, तुम्हें खाने में तो बहुत मजा आएगा। आज तो मैं स्वादिष्ट भोजन करूंगा। सांप तुरंत चूजों के पीछे जाने लगा। ये देख चीकू और मीकू दौड़ते हुए वहां से भाग गए और भागते भागते सांप को अपने घोंसले से दूर ले गए। चीकू, अंडे तो बच गए, पर हमारा क्या होगा? ये सांप हमें नहीं छोड़ेगा। मुझे पता है हमें इस सांप को कहाँ ले जाना है। अब बस एक ही जानवर हमारी मदद कर सकता है। बस इस सांप को अपने पीछे रखना है। वो मुझ पर छोड़ दो। क्या हुआ सांप अंकल? रेंगते रेंगते थक तो नहीं गए? हमें पकड़ोगे नहीं तो खाओगे कैसे? आओ आओ, पकड़ो पकड़ो। इस चूजे की इतनी हिम्मत कि मुझे ललकार रहा है। तुम्हारा अंत तो अब नजदीक है। सांप गुस्से से चूजों की तरफ तेजी से भागा, पर चूजे भी कम होशियार नहीं थे। वे भागते हुए सीधे एक बिल के अंदर घुस गए। सांप उन्हें बिल में घुसते देख खुश हो गया। वाह, चूजे खुद बिल में घुस गए। अब तो तुम फंस गए। अब आराम से तुम्हें खाऊंगा। सांप भी चूजों के पीछे उस बिल में चला गया, बिना यह जाने कि वह बिल नेवले का था। चूजे अंदर जाते ही नेवले के पास गए। नेवला अंकल, हमें बचाओ। एक सांप हमारे पीछे पड़ा है। क्या सांप? तुम डरो मत बच्चों, मेरे रहते कोई सांप तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। चलो मेरे साथ। चूजा नेवले के साथ सांप की तरफ चल पड़ा। उधर सांप तेजी से बिल के अंदर आ गया और वहां उसका सामना नेवले से हुआ। नेवला, तुम हट जाओ मेरे रास्ते से। ये चूजे मेरा शिकार हैं। शिकार? इसके बारे में तो भूल ही जाओ। मेरे रहते तुम इनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। देखो, हमारी दुश्मनी के बीच भोजन को मत लाओ। इन्हें मैंने पहले देखा है। तुम इन्हें नहीं खा सकते। अब यहाँ से चुपचाप चले जाओ, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। बिना इन्हें खाए मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। तो तुम ऐसे नहीं मानोगे तो फिर तैयार हो जाओ। नेवले ने चूजों को बचाने के लिए सांप पर हमला कर दिया और अपने नुकीले दांतों से उसे घायल कर दिया। सांप इतना घायल हो गया था कि वह अपनी जान बचाकर वहां से भाग गया। अब डरने की कोई बात नहीं है बच्चों। आओ, मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। थैंक यू अंकल। नेवला चूजों को उनके घर ले गया, जहां उनकी माँ उनका इंतजार कर रही थी। नेवले ने मुर्गी को उसके चूजों की बहादुरी की कहानी सुनाई, जिससे मुर्गी खुश हो गई। वाह चीकू और मीकू, मुझे तुम पर गर्व है। तुमने बड़ी सूझबूझ से सांप से अंडों की रक्षा की है। नेवला भाई, तुम्हें भी बहुत बहुत धन्यवाद।